नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और जन का मन में आपका स्वागत है। जन का मन में हम बात करेंगे तारीफ पे तारीख की। दरअसल हमने ये डायलॉग खूब सुना है, लेकिन ये डायलॉग सुना है हमने अदालतों में पीड़ितों के लिए। लेकिन अगर पीड़ित वो पीढ़ी हो जाए जो भविष्य की जज बनने वाली है, तो तस्वीर बदल जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद। अदालत के किसी आदेश पर आपत्ति उठाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जो भविष्य के जज हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मन क्या कहता है, ये जानेंगे जन का मन में। सबसे पहले ये बताइए, जो कल का डिसीजन आया वो है क्या एग्जैक्टली, उसको पूरा की पूरा आप डिफाइन करेंगे कि उससे क्या अंतर पड़ा और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दिए हैं। जी सर, जो कल डिसीजन आया है उसमें मेनली ये बोल दिया गया है कि अब सिविल जज बनने के लिए पहले ये क्राइटेरिया था कि हम सीधे ग्रेजुएशन के बाद कोई भी जो स्टूडेंट है वो सिविल जज के लिए एलिजिबल है। बट अब उन्होंने क्या क्राइटेरिया डाल दिया है कि पहले हम ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद हम 3 साल की प्रैक्टिस करें, तो सर उसके बाद ही कोई भी स्टूडेंट है वो फिर एलिजिबल होगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए ड्रॉबैक है। भले उन्होंने डिसीजन दिया उनके लिए वो बिल्कुल सही होगा, बट हमारे लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि सर हम 24 या 23 टेंटेटिव में हमारा ग्रेजुएशन होता है, वेदर हम 3 इयर्स वाला ग्रेजुएशन करें या फिर अगर हम 5 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स करें। सर उसमें अगर हम 23 में भी हम ग्रेजुएट हो रहे हैं और सर उसके बाद अगर हम 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे, हम 27 में जाके हम पहली बार एग्ज़ाम लिख पाएंगे। और क्या गारंटी है कि जब हम ग्रेजुएट होंगे तब हमारे पास वैकेंसी सामने रहेगी। और इसकी जो एज लिमिट दी हुई है वो 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स है। 27 में हम पहली बार एग्ज़ाम दे पाएंगे, उसके बाद हम अगर वैकेंसी नहीं आई तो कहिए सिर्फ हम एक बार बैठ के 35 के हो गए हम, ये एक बार में, उसके बाद हमारा ख़त्म एलिजिबिलिटी। तो ये जो सीन है, ये मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग किस एज तक के जज बन जाएंगे? अभी तक क्या आप मेंटली किस उम्र के लिए प्रिपेयर थे कि हाँ एग्जैक्टली ये कि हम इस उम्र में इस एग्ज़ाम को जो है वो अपियर कर लेंगे? एटलीस्ट 24 to 25 की एज में हमने सोचा था कि जैसे ही ग्रेजुएट होंगे 5th ईयर के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पर वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब 27 की एज तक तो हम एलिजिबल हो पाएंगे, प्लस अगर हम उस टाइम पे अपीयर होते भी एग्ज़ाम में तो इसका प्रोसेस पूरा 1.5 साल का होता है। अभी मैं सीजीआई का स्टेट में देख रहा था, अभी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम ही जो है फेस करके आ रहे हैं तो आप तो पूरी तरह से मैच्योर हो उस चीज़ों के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो ड्यू टू बिहेवियर कह रहा है इस चीज़ को। सर बिहेवियर की वजह से, कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से, कुछ जजेस के, कुछ ऑनरेबल जजेस के बिहेवियर की वजह से जो अभी सिलेक्ट हुए हैं उनकी वजह से हम लोग को परेशानी होगी। इससे अच्छा नहीं होगा सर। मतलब 3 साल की प्रैक्टिस और 23 में 24 में हम लोग का कंप्लीट हो रहा है अभी एलएलबी। उसके बाद 3 साल और हम लोग को फैमिली का भी देखना पड़ता है सर, सब कुछ संभालना भी पड़ेगा, वो भी एक जिम्मेदारी रहती है। तो इसलिए सर। इसी स्ट्रेस से तो बिहेवियर और बदल सकता है। सर अब क्या पता सर। आपको क्या लगता है कि ये जो बिहेवियर है ये एक्सपीरियंस से चेंज होता है या फिर ये संस्कारों से आता है, जो महत्वपूर्ण रूप से हम बात करते हैं व्यवहार की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि अगर 3 साल प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिहेवियर अच्छा होगा, नहीं होगा। वो तो इंसान का पर्सनली बिहेवियर होता है। अगर किसी का अच्छा है तो वो अच्छा रहेगा और अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं रहेगा, चाहे वो 3 साल प्रैक्टिस करे, 7 साल करे, 8 साल करे। जैसे कि एडीजे का एग्ज़ाम था, उसमें 7 साल प्रैक्टिस करके ही आप दे सकते हैं। अगर प्रैक्टिस के बेसिस पे बिहेवियर अच्छा होता और नॉलेज होती तो एडीजे में लोग क्वालिफाई होते। जो कि एडीजे में ये लेके आ गया कि कोई कैंडिडेट सुटेबल ही नहीं है इसके लिए। तो बिहेवियर तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक होना चाहिए कि इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो नॉलेज पे होना वो जो चाहिए। 3 साल की प्रैक्टिस होती है उसमें कहीं पे कुछ होता है क्या कि इस तरीके से बिहेवियर बदल जाएगा, या उसमें कुछ डिसिप्लिन नॉर्म्स हैं क्या जिसके कारण ये उम्मीद की जा रही है कि इससे बिहेवियर बदल जाएगा? सर अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग सर बहुत कुछ सीनियर्स और फैमिली सराउंडिंग में डिपेंड करती है। तो ये हम तो नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा तो उसकी अपब्रिंगिंग ग्रूमिंग कैसे कर सकता है सीनियर। तो ये काफ़ी कुछ मतलब अच्छी सिटीज़ में अच्छे एडवोकेट्स मिल सकते हैं मे बी, और छोटी सिटीज़ में नहीं मिल सकते। तो एक ये रीज़न ये है सर। और एक रीज़न में और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सर हाई कोर्ट में क्या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के सिलेबस भी डिफरेंट हैं एग्जाम्स के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो खुद डिसाइड करते हैं। जैसे इस जजमेंट में भी क्या हुआ है कि उन्होंने डिफरेंट हाई कोर्ट्स के एफिडेविट्स मंगाए हैं। इट्स गुड कि आपने एफिडेविट मंगाया, उसमें भी कुछ हाई कोर्ट्स हैं चाहते थे 1 साल हो, कुछ चाहते थे 2 साल हो, कुछ चाहते थे 1 साल की प्रैक्टिस हो और 2 साल की ट्रेनिंग हो,
कुछ चाहते थे कि हमारी प्रैक्टिस ना हो। तो जब डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट व्यूज़ थे, मे बी मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स चाहते थे प्रैक्टिस हो, तो इसमें ये कर सकते थे सर कि मतलब ये हाई कोर्ट के पास ही ये पावर दे देते कि आप लेट देम डिसाइड। आप ऑल ओवर इंडिया ये डिसीजन दे के आपने बाइंड कर दिया सारे हाई कोर्ट्स को। तो ये चीज़ें हो सकती थी कि हाई कोर्ट के पास ही होती तो ज़्यादा अच्छा होता कि अगर नेक्स्ट टाइम मान लो इस वैकेंसी में अगर उनको अभी से लास्ट वैकेंसी में 77 लोग ही एलिजिबल हैं और 194 समथिंग अराउंड पोस्ट थी, तो हम तो 4 पोस्ट फिलअप ही नहीं कर पा रहे ना। तो मतलब इतना बड़ा 3 जजेस बेंच के डिसीजन आने से आपने ऑल ओवर इंडिया बोल दिया कि 3 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बाइंडिंग हो गया सब में। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर होती अभी, तो वो चाहते तो फिर रिव्यू को भी कर सकते थे कि चेंज कर सकते 3 साल से 1 साल या 2 साल या ना भी। तो ये उन पे होना चाहिए था। लेकिन ये फुल बैंक डिसीजन है तो फिर तो बड़ा मैच्योरली लिया गया होगा, बहुत सारी चीज़ें सोची गई होंगी। जी सर, मुझे ऐसा लगता है सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो बहुत कुछ सोच समझ के लिया गया होगा। पर सर मेरा कंसर्न ये है कि इसके प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स ये हैं, जैसे पैरा 84 ऑफ द जजमेंट जो है उसमें ये लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये चीज़ आई है कि जो उनका जो नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आ रहे हैं सिविल जज के लिए, उसमें उनके बिहेवियर और टेम्परामेंटल इशू की वजह से ये चीज़ें 3 ईयर प्रैक्टिस वाला रूल लाया गया है। मेरा कहना ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने 23 साल 24 साल की लाइफ में ये नहीं सीख पाता है कि किसी के साथ व्यवहार कैसे करना है, किसी के साथ व्यवहार करना उसकी पर्सनल अपब्रिंगिंग पे, उसके सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह के बैकग्राउंड में वो उठता बैठता है, कैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप ये चीज़ कैसे अश्योर कर सकते हैं कि वो 3 साल कोर्ट में जाके ऐसी चीज़ें फुल एटिकेट सीख के आ जाएगा, या मतलब इतना वेल मैनर्ड हो जाएगा कि वो अब जब सेलेक्ट होके आएगा तो वो सबसे अच्छे से बिहेव करेगा। तो इस चीज़ का कोई अश्योरेंस नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ सोशल और फैमिली प्रेशर होते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 23 साल 24 साल की एज में एलएलबी हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद अगर हम जा रहे हैं कहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए तो 27-28 साल की एज हो जाती है एक जनरल कैंडिडेट की। और उसके बाद सर फैमिली के प्रेशर होते हैं, जैसे स्पेशली गर्ल्स के केसेस में कि उनको शादी के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें आई, मतलब अगर ये रूल रहा तो मतलब जो लड़कियां हैं या लड़के भी हैं जिनको फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करनी पड़ी, तो वो लोग तो मतलब एग्ज़ाम देने से ही डिप्राइव्ड हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर एग्ज़ाम देने के लिए भी उन्हें परमिट किया गया या वो चाहते हैं कि मैं शादी के बाद या अपनी फैमिली को लेके अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, तो 2 चीज़ें एक टाइम पे कैसे मैनेज करेगा कि वो मतलब फैमिली को भी मैनेज करे, दूसरे सेम टाइम पे वो एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करे। तो ये एक प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स मुझे लगता है। वो जो शादी के लिए जो उम्र तय की गई है कानूनन रूप से, वो कौन कौन सी है, क्या क्या है लड़कियों की और लड़कों के लिए? मेरे पास अब शब्द नहीं है, बस यही है कि इस डिसीजन से बस फ्यूचर दाव पे लगा है। ये तो पता होगा ना, वो एज जो है शायद हाँ जी जी। 21 से 35 तक है सिविल जज के लिए। लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र और लड़कों की 18 है अभी, शायद 21 का हुआ था, 18 या 21, बोथ और गर्ल 18 ही है, तो ऐसा कुछ है। फैमिलीज तो ये भी सोचती होंगी ना कि जो लोग शादी के लिए तैयार हो गए हैं वो भी मैच्योर हो गए होंगे बिहेवियर वाइज। अगर ये देखें इस पूरे उसमें, तो कितना घर से प्रेशर होता है कि लड़की जो है उसको इस टाइम तक के जॉब कर लेना चाहिए, इस समय तक के शादी कर लेना चाहिए, इस तरह के प्रेशर होते हैं। जी सर, बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं तो वैसे भी गांव से हूँ सर, लेकिन गांव में मतलब लड़कियों को बहुत मुश्किल से पढ़ाया जाता है। इतना दूर मैं किस तरह से आई हूँ ये मैं खुद ही जानती हूँ। मम्मी पापा से लड़के, फैमिली से लड़के, समाज से लड़के, इंसान मतलब लड़की एक यहाँ तक पहुँचता है कि मतलब मैं पढ़ूँ लिखूँ या फिर कुछ करूँ। और फिर सर ने ऐसा डिसीजन दे दिया है कि मतलब इसमें तो और 3 साल वेट करना नामुमकिन है सर। और वैसे मम्मी पापा बोल रहे हैं शादी कर लो, और यहाँ पेपर देने का वो भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर क्या करें? इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास बचता है कि हम कुछ कर पाएंगे। इसमें तो सीजीआई साहब वैसे भी इतने बड़े पद में होते हुए भी लड़कियों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियों को प्रमोट किया जा रहा है कि मतलब पढ़ें लिखें, ऐसा करके आगे बढ़ें, लेकिन वो तो ऐसा कर रहे हैं मतलब लड़कियों के साथ सीधा सीधा भेदभाव होने वाला सिस्टम है सर यहाँ। तो मतलब ये कि गांव वाले एकदम ऐसे ही रह जाएं, वो तो किसी तरह पहुंचते हैं, और पेपर देने का वो नहीं, कितने साल घर वाले खर्चे देंगे हमें, ये भी तो नहीं है ना। या फिर ऐसा कर दें कि 3 साल मतलब प्रैक्टिस दे दें, उसमें सर ही खर्चा दे दें हमें कि मतलब पढ़ो लिखो तुम्हें दे दें, इसके बाद फिर तुम मतलब करते रहो आराम से तैयारी, फिर उसमें हम भी खुश और सर भी खुश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बताइए कि कितने साल तक के बियर कर सकते हैं घर वाले खर्चा? उनकी एक साइकोलॉजी होती है ना पेरेंट्स की भी।
सर वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके फैमिली रिसोर्सेज कैसे हैं। एंड ये जो पीरियड होता है 21 to 28 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, ये सभी स्टूडेंट्स, सभी फैमिली मेम्बर्स, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, क्योंकि यही टाइम रहता है जब आप अपनी लाइफ में कुछ आगे करने का सोचते हो और आगे बढ़ते हो। तो सर ये इसी मेन प्रॉब्लम इज़ टाइम, और टाइम वापस नहीं आता, एक बार चला जाता है। तो यही चीज़ है कि इन लोगों को सोचना चाहिए हमारे बारे में कि कितना शॉकिंग था जब ये कल डिसीजन आया। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या इस तरीके का आएगा डिसीजन, या आप लोगों ने सोचा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं सर, हम लोगों ने तो पूरा ये सोचा था, हमारी पूरी यही थी कि 3 साल की प्रैक्टिस नहीं रहेगी। वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, वहाँ पे बैठ के इतने ऊपर बैठ के आप ग्राउंड लेवल को देख ही नहीं रहे कि ग्राउंड लेवल पे बच्चों के क्या स्ट्रगल्स होते हैं। आज मेरे पेरेंट्स से तो वो सोचे कि चलो हमारी बेटी का अभी एलएलबी कंप्लीट हुआ है तो 1 आध साल में प्रैक्टिस तैयारी करके उसका सीजे में हो जाएगा, पर अब वो इसमें बैठे कि अब 3 साल और करेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है ना। हम कैसे उम्मीद करके हमारे पेरेंट्स हमको 30 तक हमको देते रहेंगे पैसे खर्चे, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। क्या बैचलर आपने किस उसमें किया था? मेरी से बैचलर नहीं, एलएलबी आपने 5 ईयर वाला जा रहे हैं कि 3 ईयर जा रहे हैं? 5 ईयर। तो बीए किया, उसके पहले 5 ईयर कर रहे थे आप, 5 12th के बाद ईयर इट किया। इज़ एन तो क्या आपकी अभी एज क्या है? आई एम 19। 19। हाँ 19। ओके, और उसके बाद फिर आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं, अभी तो आपका कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ईयर है, मतलब 3 22 और 3 25, 25 के बाद ही सोच पाओगे आप, ऐसा है। तो जैसे कल डिसीजन आया, घर वालों को बताया कि नहीं बताया? कि अभी बताते ही नहीं है यार, बताएंगे तो और टेंशन हो जाएगी। नहीं, घर वालों को पता चल गया था कि ऐसा क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि जो तुम्हें डिसाइड करना हो इन फ्यूचर वो तुम कर सकते हो, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर विल कि तुम क्या करते हो। अगर तुम्हें कुछ और करने का मन हो तो वो कर लो, लाइक माई पेरेंट्स आर फ्री, वो जो बोल। लेकिन ये सामान्यतः होता नहीं है ना, हम तो एक सेट कर लेते हैं दिमाग में कि हमको तो ये बनना है, और इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो कितना उसका इफेक्ट होता है, कितना इम्पैक्ट होता है? सर थोड़ा ख़राबी होता है सर, और जो सीजे का फ्यूचर रहता है सर वो तो अब मिल नहीं पा रहा, बिकॉज 3 ईयर की प्रैक्टिस चालू हो चुकी है। तो सर अब वो एज ऐसे सर 20-29 हो ही जाएगा, और सर कंफर्म भी नहीं कि सर उसके बाद पेपर निकले ना निकले। और सर एमपी हाई कोर्ट का अभी तक है कि सर 3-4 साल से बैकलॉग ही है सर, वैकेंसी अभी तक आई भी नहीं है। तो सर लेकिन ये माना जाता है अभी तो जो नई जनरेशन है, यूथ हैं, फेसेस हैं, ये तो बहुत समझदार हो गए हैं, चाहे एडवोकेट्स के मामले हैं, बाकी चीज़ों के मामले हैं। लेकिन जस्ट इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये डिसीजन कि उन्होंने ये माना है कि शायद जो कम उम्र के लोग हैं या जो कम अनुभव के लोग हैं, उनके सिर्फ बिहेवियर के कारण, मतलब बिहेवियर अकेला शब्द जस्टिफाई करता है इस डिसीजन को? नहीं सर, बिहेवियर बस जस्टिफाई नहीं करता है। अगर सिर्फ बिहेवियर पे जाएंगे तो और भी फील्ड है, सिर्फ जुडिशरी नहीं है, और भी है, आईएएस है, आईपीएस है, उनमें भी फिर आप लेके आइए कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, फील्ड वर्क चाहिए, सिर्फ जुडिशरी ही क्यों? बिहेवियर तो हर जॉब में होता है, तो हर जॉब की वैकेंसी आती है, हर जॉब मतलब हर सब्जेक्ट में होता है, तो फिर सबके लिए लागू करिए। सिर्फ जुडिशरी वाले जो बच्चे हम लोग तैयारी कर रहे हैं वही क्यों झेले ये सारी चीज़ें? डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो आईएएस क्लियर करके जो व्यक्ति कलेक्टर बनता है वो डीएम हो जाता है। डीएम की अपनी एक कोर्ट होती है, कोर्ट में भी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो बिना किसी फील्ड एक्सपीरियंस के सीधे डिसीजन देने के लिए बैठ जाता है। तो ये बड़ा इशू है कि जो यूपीएससी क्लियर करके आ रहे हैं उनको अनुभव की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए। इसी के ऊपर सर, जब मतलब 21 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आप सीधे उसको एक जिला थमा देते हो हाथ में। बाकी अगर हम जब सिविल जज बनते हैं तो हमें सिर्फ एक छोटी सी कोर्ट मिलती है, उसमें हमारे पास इतनी पावर भी नहीं होती कि हम किसी को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा कर दें, और अगर हमने करे भी तो उसका अपील ऊपर हाई कोर्ट में होगी ही सही। दूसरी चीज़ मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो जजमेंट दिया है उसमें भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार है, बट जो बच्चा 4 साल से बैठ के जो फिजिकल हैंडीकैप है, जो चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो कहाँ से कोर्ट जाएगा? जो सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ है बेचारा 4 सालों से 5 सालों से बैठ के पढ़ रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा ये सवाल है कि जो बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है, जो चल फिर नहीं सकता है, जो रूम में बैठ के सिर्फ जिसने पढ़ाई करी है, अब उससे आप कौन सा वकालतनामा साइन करा लोगे? 3 साल उससे कैसे प्रैक्टिस करवा लोगे? ये फाइनेंशियल ट्रबल्स कितने बढ़ने वाले हैं, क्योंकि
पैसा मैटर करता है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की लंबाई बढ़ती जाती है, ज़्यादा उम्र तक पढ़ना पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक परेशानी तो देता है। सर सबसे बड़ी परेशानी तो स्टूडेंट लाइफ की यही होती है कि उसको इकोनॉमी में कुछ भी नहीं मिलता है सर। घर से घर वाले किस तरीके से कर रहे हैं क्या है। आज मेरी दीदी की सैलरी आधी पढ़ाई में जा रही है, वो शादी नहीं कर पा रही कि पढ़ रही है। अब 3 साल तक क्या वो शादी नहीं करेंगी सर? कितनी बड़ी प्रॉब्लम आन खड़ी है। अब हम लोग क्या 3 साल तक बेटे, अगर आप बोल रहे हो कि 3 साल तक प्रैक्टिस करो, ठीक है हम एग्री हैं, पर मंथ हमको सैलरी दीजिए आप, हम उससे भी एग्री हैं। पर 3 साल प्रैक्टिस सर ये बहुत बड़ी बात है। हम कब तक हॉस्टल से रहेंगे, कब तक ऐसी ऐसी कंडीशनों से पढ़ते हैं, हमें कभी खाना नहीं मिलता, फिर भी हम सोचते हैं कुछ दिनों की बात है, आज नहीं तो कल ठीक होगा। कल भी इसी उम्मीद से हम कोचिंग आए थे कि आज नहीं तो कुछ अच्छा ही होगा, पर ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ। इन्होंने तो एक ही बार में बोल दिया कि 3 साल। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ये हम लोग जानते हैं। कल भी हमारा पूरा दिन रोते रोते निकल गया कि ठीक है कुछ अच्छा होगा। मैंने सर को कॉल किया, सर बोलते कि सब ठीक होगा। एक उम्मीद सर से बंधी हुई है अभी भी कि रिव्यू का ऑप्शन है, पर अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि हटेगा या ना हटेगा। मैं तो ये चाहती हूँ सर हटे, क्योंकि इससे सर हज़ारों बच्चे रो रहे हैं। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं 4th ईयर से कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करती सर। अब मैं 5th ईयर तक पढ़ूंगी, इसके बाद 3 साल और वेट करूंगी सर। वेट करना बहुत मुमकिन है ये मेरे लिए। मैं कैसे वेट करूँ सर? घर वालों का प्रेशर है। मेरा भाई मना कर रहा था तो वो हॉस्टल से नहीं रहेगी, पर मैं सबसे लड़कर आई हूँ। कब तक लड़ेंगे सर हम ऐसे? ऐसा लड़ना एक दिन की लड़ाई नहीं होती सर, ये 3 साल की लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं ये चाहती हूँ सर ये हटना चाहिए। ऐसे नहीं हटेगा तो सर हम लोग क्या करेंगे बताइए? कब तक ऐसे रहेंगे हम? जो प्रैक्टिस के लिए 3 साल की जब बात होती है तो उसके लिए क्या ग्राउंड होगा? अगर मान के चलिए ये नहीं हटा, तो फिर ये जो 3 साल हैं आप लोग किस तरह से निकालेंगे? और उसके बाद में उसके बाद क्या ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जो तैयारी है वो उसी तरीके से हो पाएगी या फिर वो भी डिस्टर्ब होगी? देखिए, जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी है, ठीक है, वो मान्य योग है। लेकिन जैसे आप 3 साल की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना? आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे? फिर उसके लिए भी आपको 2-3 साल चाहिए ना पढ़ने के लिए, क्योंकि आप पूरा टाइम तो प्रैक्टिस में रहेंगे 12 से 6। फिर आप उस टाइम पे पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालेंगे? आप कैसे जज बना लेंगे? आप 3 साल की प्रैक्टिस बोल रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस बेस पे अगर आप ले रहे हैं तो फिर अब मैं एलिजिबल हूँ, मुझे 4 साल हो गया है, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं है, मैं उसके लिए मेरी तैयारी नहीं है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूँ। दैट्स वाई ये चीज़ें कुछ गलत हैं। 3 साल सामान्यतः कितने सालों में पोस्ट निकलती है? कितने सालों में एग्जाम हो रहा है? हम अगर देखें अभी, क्या हर साल हो रहा है या कि बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं? सर पिछली बार तो 2022 या 23 में हुए थे और तब से लेकर अभी तक वैकेंसी आई ही नहीं है। और ये भी गारंटी नहीं है कि आप 3 साल मतलब प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद भी आपको वैकेंसी मिलेगी रेगुलर। अभी तक नहीं मिली रेगुलर तो बाद में क्या मिलेगी? प्रैक्टिस से मतलब इतना वो नहीं है कि आप कर भी लोगे तो उसके बाद मिल जाएगी आपको, कोई गारंटी नहीं है ना सर इसकी भी। ये जो गारंटी नहीं है, इसके बीच में इतनी सारी बातें हैं, और क्या कहीं आपको लगता है कि ये सारी बातें वहाँ तक की पहुँची ही नहीं है? सिर्फ कोर्ट्स ने जितनी एडवाइजरीज थी अलग अलग स्टेट्स की, उसके बिहाफ में ये कर दिया, या ये भी हुआ है कि जो पक्ष था दूसरा यानी कि स्टूडेंट्स, उनमें से किसी की बात पहुँची हो या ना पहुँची हो स्थितियाँ? सर क्या है, हर हाई कोर्ट का अलग कंसर्न था। जैसे कई हाई कोर्ट कह रहे थे 2 इयर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, कई लोग कह रहे थे 1 ईयर्स होनी चाहिए। तो उनके हाई कोर्ट से कंसर्न करके उन्होंने 3 इयर्स का जो जजमेंट दिया है। लेकिन इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस का ही पैरामीटर्स लेके चल रहे हैं तो एडीजी के एग्ज़ाम में तो 7 इयर्स प्रैक्टिस है, तो उसमें भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो 3 साल में कैसे मिल सकते हैं? आपको स्टेट्स पता है कितने स्टेट्स किस फेवर में थे? कितने स्टेट्स 1 साल, कितने स्टेट्स 2 साल, कितने स्टेट्स ये कह रहे थे कि जरूरी ही नहीं है? किसने कहा 3 साल? ये नंबर्स कितने हैं? 9 हाई कोर्ट्स ने बोला है, तो इसमें 2 मतलब राजस्थान ने मना कर दिया था, और क्या कहते हैं, और असम ने 2 साल का बोला था, और एक हाई कोर्ट ने 1 ईयर्स का बोला। स्टेट्स की अपनी पहले जो पॉलिसी होती थी, या अब यूनिफाइड पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आ गई? पहले अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग थी जी, पहले अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग पॉलिसी थी। वो जो चाहते थे उस हिसाब से वो नियम लागू करते थे। पर अब एक जगह विवाद होता है तो वो बड़ी जगह जाता है, और जब वो माननीय न्यायालय के पास गया तो उन्होंने वो सबके ऊपर लागू कर दिया। सबके ऊपर लागू कर दिया। अब अगर फैमिली की बात करते हैं, एक बार फिर वापस आते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके पैरेलल आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे ये
टाइम बढ़ता जाएगा आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही होंगी। सर श्योर बढ़ रही है। मैं खुद मैरिड हूँ, मेरा एलएलएम कंप्लीट हुआ है, दैन उसके बाद में मेरी मैरिज हो गई, दैन उसके बाद मैं यहाँ पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूँ। अभी फिर 3 इयर्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तो एज लिमिट भी तो बढ़ते जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जा रही है। हम किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही है हमको ही पता है। अभी उसके बाद ये भी श्योर नहीं है कि अभी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 इयर्स के बाद में हम क्लियर हो जाए। वैसे होना कितना चाहिए, अगर क्या ये किया जा सकता है कि 1 साल होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या राय आप लोगों की? सर होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली जो एग्ज़ाम होता है वो 3 लेवल्स पे होता है। सबसे पहले प्री, फिर मेंस एंड इंटरव्यू, उसके बाद 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। अगर इतनी ज़रूरत है 1 ईयर की ट्रेनिंग में, मतलब जो जजेस सेलेक्ट होते हैं, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, उनको ट्रेनिंग के द्वारा मैनर्स, बिहेवियर जो भी है वो सिखा सकते हैं। ठीक है, फाइनली मैं एक बार इसको वोट करेंगे, हम लोग सारे ही लोगों से ये पूछेंगे कि क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 1 साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, सिंगल वर्ड एक शब्द में आंसर देना है, क्या होना चाहिए फाइनली? बिल्कुल नहीं होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन होनी चाहिए? सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये चीज़ बोली है तो कुछ सोच के बोला होगा, पर मुझे लगता है कि जो 3 साल है ये बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, तो आप 1 साल कर दो। या फिर क्या लगता है आपको? सर मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि पहले भी बहुत सालों तक नहीं थी प्रैक्टिस और अच्छे जजेस बन ही रहे थे। आपके हिसाब से? नहीं होने चाहिए सर। आप? नहीं होनी चाहिए। आप? सर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप? सर 1+1 सही लिखा। सर मेरा भी वही कहना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, पर कुछ उसका बीच का पीरियड निकालना चाहिए, जैसे 1 साल या 1.5 साल की प्रैक्टिस। वैसे सामान्यतः ये वाजिब भी था कि लोग यही बोलेंगे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा भी इस डिसीजन को लेके एक्सेप्टेंसी होती तो कुछ लोग तो बोलते कि हाँ 2 साल या 3 साल होना चाहिए, लेकिन ये जिक्र किसी ने नहीं किया है। बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। कभी भी हम अदालत को चैलेंज नहीं करते, लेकिन भावनाओं को अदालत तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।